यहाँ पे इस वीडियो में अब हम बात करेंगे फैक्टर्स जो कि फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करते हैं। अभी तक हमने फोटोसिंथेसिस के डिफरेंट स्टेप, लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन ख़त्म किए। यहाँ पर हमें उन फैक्टर्स की बात करेंगे जिसके फोटोसिंथेसिस का जो रेट है, किसी प्लांट में चलने वाला फोटोसिंथेसिस का रेट डिटरमाइन किया जा सकता है ना। फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स पढ़ना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि फोटोसिंथेसिस ह्यूमंस के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है। अगर हम उसके रेट को कंट्रोल कर पाएँ, उसके रेट को चेंज कर पाएँ, तो उससे क्या फ़ायदा मिलेगा? उससे हमारे प्रोडक्शन में, एग्रीकल्चर में हम किस पे बेस्ड हैं? प्लांट बेस्ड प्रोडक्शन। भाई हमारा जितना भी खेती होता है वो प्लांट से है, और प्लांट प्रोडक्शन कब देगा? जब वो फोटोसिंथेसिस करेगा, क्योंकि प्लांट का प्रोडक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोटोसिंथेसिस। दूसरा, प्लांट ऑक्सीजन भी प्रोड्यूस करता है थ्रू फोटोसिंथेसिस। तो जो फोटोसिंथेसिस का रेट है, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लांट प्रोडक्शन। भाई जितना भी प्लांट बेस्ड प्रोडक्शन हम देखते हैं, चाहे वो एग्रीकल्चर में हो या किसी और फील्ड में जहाँ पे प्लांट्स प्रोडक्शन इन्वॉल्व है, वहाँ पर फोटोसिंथेसिस रेट को समझना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। फोटोसिंथेसिस का रेट ऑक्सीजन इवोल्यूशन भी करवाता है। जितना ज़्यादा फोटोसिंथेसिस होगा उतना ज़्यादा प्लांट ऑक्सीजन रिलीज कर रहा होगा। अब फोटोसिंथेसिस के रेट को दो तरह के फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। जो फोटोसिंथेसिस का रेट है प्लांट में, उसको टोटल दो तरह के फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। एक इंटरनल फैक्टर्स, एक होते हैं इंटरनल फैक्टर्स जिनको हम प्लांट फैक्टर्स भी बोलते हैं। इंटरनल फैक्टर्स या प्लांट फैक्टर्स यानी कि प्लांट की बॉडी से रिलेटेड फैक्टर्स, ऐसे फैक्टर्स जो प्लांट बॉडी में खुद प्रेजेंट है। दूसरे फैक्टर्स होते हैं जो प्लांट की सराउंडिंग में कंडीशंस प्रेजेंट है, मतलब एक्सटर्नल फैक्टर्स। एक्सटर्नल फैक्टर्स जो प्लांट की सराउंडिंग्स को रिप्रेजेंट करता है। अगर इंटरनल फैक्टर की बात करें तो किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी का इंटरनल फैक्टर कौन डिटरमाइन करता है? उसका जेनेटिक कॉम्पोजिशन। भाई जिस तरह के जीन्स, जितने अच्छे जीन्स होंगे उतने अच्छे एबिलिटी होगी उसकी फोटोसिंथेसिस करने की। इंटरनल फैक्टर्स प्लांट की जेनेटिक कॉम्पोजिशन पे डिपेंड करता है, डिपेंड ऑन जेनेटिक कॉम्पोजिशन प्लस प्लांट ग्रोथ। प्लांट की ग्रोथ किस टाइप की है उस पर डिपेंड करता है। तो इंटरनल फैक्टर्स तो प्लांट के खुद के फैक्टर्स होते हैं, जेनेटिक कॉम्पोजिशन और प्लांट ग्रोथ पे डिपेंड कर रहे होते हैं। एक्सटर्नल फैक्टर्स तो रैंडम होते हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे। इंट्रिंसिक फैक्टर्स में सबसे इंपॉर्टेंट है लीव के नंबर, जो पत्ते हैं उसका नंबर, उनका साइज, उनका ओरिएंटेशन, सनलाइट के रिस्पेक्ट में उनका ओरिएंटेशन किस टाइप का है, कितने एंगल पे वो प्रेजेंट है, एक दूसरे के साथ में उनका अरेंजमेंट कैसा है, ये चीज़ें। जो लीफ है उसकी एज कितनी है, एटसेट्रा। तो लीफ से रिलेटेड काफ़ी सारे फैक्टर्स इंटरनल फैक्टर्स में आते हैं, क्योंकि प्लांट के अंदर फोटोसिंथेसिस करने वाला सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन क्या है? लीफ। इसके अलावा प्लांट का इंटरनल CO2 कॉन्सेंट्रेशन, इंटरनल CO2 कंसंट्रेशन एटसेट्रा। क्लोरोप्लास्ट कंसंट्रेशन, जो प्लांट के लीफ हैं उनके मीजोफिल सेल में क्लोरोप्लास्ट का कंसंट्रेशन कितना है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इंटरनल फैक्टर्स हैं जो फोटोसिंथेसिस के रेट को अफेक्ट करेंगे। एक्सटर्नल की बात करें तो एक्सटर्नल में हमारे पास सनलाइट, CO2, एक्सटर्नल CO2 कंसंट्रेशन, एक्सटर्नल CO2 कंसंट्रेशन। यहाँ पर थोड़ा ध्यान से देखिए, यहाँ पर भी CO2 कंसंट्रेशन, लेकिन इंटरनल CO2 कंसंट्रेशन, प्लांट CO2 कंसंट्रेशन, और यहाँ पर भी CO2 कंसंट्रेशन है, लेकिन ये एक्सटर्नल CO2 कंसंट्रेशन की हम बात कर रहे हैं। टेम्परेचर की बात करें या फिर वाटर,
एटसेट्रा। ठीक है, ऐसे तो और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं, लेकिन ये कुछ 4 फैक्टर्स हैं जो सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट कर रहे होते हैं। हमने यहाँ पे कई सारे डिफरेंट फैक्टर्स लिख दिए हैं, बहुत सारे इंटरनल, बहुत सारे एक्सटर्नल। पर ये फैक्टर्स क्या एक साथ अफेक्ट करते हैं या फिर फोटोसिंथेसिस को अलग अलग अफेक्ट करते हैं अलग अलग टाइम पर? तो याद रखेंगे कि ये सारे फैक्टर्स एक साथ मिल करके एक पर्टिकुलर टाइम पे फोटोसिंथेसिस का रेट अफेक्ट कर रहे होते हैं। जैसे मान लो हमने ये सारे एक्सटर्नल कंडीशन प्लांट को ऑप्टिमम प्रोवाइड कर दिए, लेकिन प्लांट के पास अपनी लीफ प्रेजेंट नहीं है या फिर हेल्दी लीफ प्रेजेंट नहीं है, तो क्या वो फोटोसिंथेसिस कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। या मान लो सारी कंडीशंस इंटरनल ऑप्टिमम है, लेकिन सनलाइट उसको प्रोवाइड नहीं की गई है, उसको अंधेरे में रखा गया है, तो क्या वो फोटोसिंथेसिस कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो ऐसा भी मान सकते हैं, मान लो हर कंडीशन ऑप्टिमम है, CO2 हमने वहाँ पर प्रोवाइड नहीं किया हुआ, CO2 डेफिशिएंट एनवायरनमेंट में रखा गया, तो वह फोटोसिंथेसिस कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। इसका मतलब ये सारे फैक्टर्स एक साथ मिल करके एक ही टाइम पर फोटोसिंथेसिस के रेट को अफेक्ट करते हैं। ऑल फैक्टर्स कंट्रोल और अफेक्ट फोटोसिंथेसिस टुगेदर। सारे के सारे एक साथ ही अफेक्ट कर रहे होते हैं। अब अगर इतने सारे फैक्टर्स हैं जो कि मल्टीपल फैक्टर्स हैं, वो फोटोसिंथेसिस के रेट को एक पर्टिकुलर टाइम पे अफेक्ट कर रहे हैं, तो इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स कौन सा होगा भाई? हम किस फैक्टर की बात करेंगे कि जो सबसे इंपॉर्टेंट है या फिर एक पर्टिकुलर टाइम पर जिसको चेंज करने पे फोटोसिंथेसिस का रेट एक्चुअल में ऑल्टर होगा, चेंज किया जा सकता है। तो जब इस तरह की सिचुएशन बनती है कि किसी केमिकल प्रोसेस को या बायोकेमिकल प्रोसेस को एक से ज़्यादा फैक्टर या मल्टीपल फैक्टर्स कंट्रोल कर रहे होते हैं, उनमें से सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर कौन सा है उसे पता करने के लिए एक लॉ है जिसका नाम है ब्लैकमैन्स लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर्स। ब्लैकमैन्स लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर्स, जिसे 1905 में ब्लैकमैन नाम के एक साइंटिस्ट ने प्रपोज किया था। ब्लैकमैन ने बताया था कि किसी भी केमिकल प्रोसेस, सिर्फ फोटोसिंथेसिस की बात नहीं है, कोई भी बायोकेमिकल प्रोसेस या फिर केमिकल प्रोसेस अगर एक से ज़्यादा फैक्टर्स के थ्रू अफेक्ट हो रहा है, तो उसमें किसी भी पर्टिकुलर टाइम पर जो उसका एक्चुअल रेट होता है उस रिएक्शन का, वो किसी एक पर्टिकुलर फैक्टर पे डिपेंड करता है जिसका नाम है लिमिटिंग फैक्टर। जो रेट होता है किसी भी प्रोसेस का, वो एक पर्टिकुलर टाइम पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लिमिटिंग फैक्टर पे। लिमिटिंग फैक्टर। अब लिमिटिंग फैक्टर सारे फैक्टर्स में से किसको बोला जाता है? वो ऐसा फैक्टर होता है जिसकी क्वांटिटी या जिसकी वैल्यू या फिर जिसकी अमाउंट या क्वांटिटी की बात करें इज एट मिनिमम, जो भी अपनी रिक्वायरमेंट के मिनिमम वैल्यू पर प्रेजेंट है, कम से कम वैल्यू पर प्रेजेंट है, कम से कम क्वांटिटी में प्रेजेंट है, वही उसका लिमिटिंग फैक्टर हो जाता है। और जो भी लिमिटिंग फैक्टर होता है उसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उस पर्टिकुलर रिएक्शन या फिर प्रोसेस का रेट। इसको समझने के लिए सबसे इजी तरीका है, मान लो हमारे पास में एक बाल्टी है, इसमें हमने कई सारे छेद कर रखे हैं अलग अलग हाइट पे। मान लेते हैं ये है 1 मीटर, ये है 2 मीटर, ये है 3 मीटर और ये है 4 मीटर। ठीक है। अच्छा, ये जो हमने डिफरेंट छेद किए हैं या पोर किए हैं, इसकी वजह से हमने इस बकेट को फिल करना स्टार्ट किया, हमने इसमें पानी डालना स्टार्ट किया। मैक्सिमम किस हाइट तक हम इस बकेट को फिल कर सकते हैं या फिर पानी भर सकते हैं? अगर आप बोलेंगे तो 1 मीटर तक। क्यों? क्योंकि जो सबसे नीचे वाला पोर है, जो मिनिमम हाइट पे पोर है, वो कितना है? 1 मीटर।
मान लो अगर हमने इस पोर को बंद कर दिया, इस पोर को बंद कर दिया, तो अब मिनिमम हाइट वाला पोर क्या हो गया, 2 मीटर। तो अब पानी मैक्सिमम कहाँ तक भरा जा सकता है, 2 मीटर तक। इसका मतलब जो मिनिमम वैल्यू पर था उसी की वजह से डिसाइड हो रहा था कि जो वैल्यू है वो कहाँ तक पहुँच सकती है। सेम चीज़ होती है लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर में कि रेट कितना ज़्यादा हो सकता है कितना कम हो सकता है, वो किस पर डिपेंड करता है, लिमिटिंग फैक्टर पे। और लिमिटिंग फैक्टर मतलब ऐसा क्वांटिटी जो सबसे मिनिमम वैल्यू पर प्रेजेंट है ना। तो इसको हम आगे यूज़ करेंगे तो उससे और क्लियर हो जाएगा कि हमारा लिमिटिंग फैक्टर कैसे कैलकुलेट किया जाता है। यहाँ पे हम 4 एक्सट्रिंसिक फैक्टर की बात करने वाले हैं। फोटोसिंथेसिस का रेट इंट्रिंसिक फैक्टर पे भी डिपेंड करता है और एक्सट्रिंसिक फैक्टर पे भी डिपेंड करता है, लेकिन इंट्रिंसिक फैक्टर को कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा पॉसिबल है नहीं। वो तो प्लांट्स का जेनेटिक कॉम्पोजिशन है, जिस तरह के जीन्स उसके अंदर में प्रेजेंट है वो तो उस पर डिपेंड करेगा। लेकिन एक्सटर्नल सिचुएशन को, एक्सटर्नल कंडीशंस को हम ऑल्टर कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं ना। तो यहाँ पे हमारा फोकस एक्सटर्नल कंडीशंस पर रहेगा। एक्सटर्नल कंडीशंस में सबसे पहला आता है सनलाइट। सबसे पहला क्या कंडीशन आता है, सनलाइट। अब जो सनलाइट है ये आपको पता है कि भाई एक मिक्सचर है डिफरेंट कलर ऑफ लाइट या फिर डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट का। और सनलाइट को मेजर करना या फिर सनलाइट को हम 2 डिफरेंट टाइप से ऑब्जर्व कर सकते हैं। सनलाइट को ऑब्जर्व करने के टोटल 2 तरीके होते हैं। एक होता है क्वांटिटेटिवली और एक होता है क्वालिटेटिवली। क्वालिटेटिवली का मतलब है कि किस टाइप की लाइट है, किस कलर की लाइट है। क्वालिटेटिवली की मतलब क्या होता है, कलर या फिर जो वेवलेंथ ऑफ लाइट। भाई कलर किस पे डिपेंड करता है, वेवलेंथ के ऊपर डिपेंड करता है। तो किस पर्टिकुलर कलर की लाइट है या फिर किस पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट प्लांट के ऊपर में फॉल कर रही है, वो डिसाइड करता है कि फोटोसिंथेसिस का रेट कितना होगा। जिसमें हमने इसके बारे में पहले ही बात कर चुके हैं कि फोटोसिंथेसिस का मैक्सिमम रेट हमें रेड कलर में दिखाई पड़ता है, रेड कलर की लाइट में दिखाई पड़ता है, और दूसरा ब्लू कलर की लाइट में दिखाई पड़ता है। ये दोनों मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस रेट को शो करते हैं। जहाँ पे अगर सबसे बेकार फोटोसिंथेसिस की बात करें तो ग्रीन कलर जो है इसमें मिनिमम फोटोसिंथेसिस होता है, ग्रीन कलर में मिनिमम फोटोसिंथेसिस होता है, और रेड और ब्लू के अंदर में मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस होता है। तो ये हमने पहले ही बात कर ली जब हमने एक्शन स्पेक्ट्रम फोटोसिंथेसिस का देखा था, तो वहाँ पे ये क्लियर हो चुका है। यहाँ पे हमें क्वांटिटेटिवली बात करनी है कि भाई जो हम क्वांटिटी मेजर करते हैं, लाइट की क्वांटिटेटिवली मेजरमेंट करते हैं, वैल्यू का मेजरमेंट करते हैं, वो रेट को कैसे अफेक्ट करता है। लाइट को क्वांटिटेटिवली हम 2 तरह से मेजर कर सकते हैं। एक है ड्यूरेशन ऑफ लाइट, कितनी देर के लिए लाइट उस प्लांट पर अवेलेबल है ना। 1 घंटे के लिए अवेलेबल है, 2 घंटे के लिए अवेलेबल है, 3 घंटे के लिए, 1 दिन के लिए अवेलेबल है। तो ये हो गया ड्यूरेशन ऑफ लाइट, जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टाइम के, कितनी देर तक सनलाइट एक पर्टिकुलर प्लांट पे पड़ रही है। दूसरा क्वांटिटी होता है इंटेंसिटी। दूसरा क्वांटिटी क्या है, इंटेंसिटी। इंटेंसिटी का सिंपल सा मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर यूनिट टाइम में अगर हम टाइम सेम कर दें तो उस दौरान नंबर ऑफ फोटॉन्स कितने पड़ रहे हैं उसको बुलाया जाता है इंटेंसिटी। इंटेंसिटी के दौरान हमारा टाइम कांस्टेंट हो जाता है। हमने क्या किया, टाइम को कांस्टेंट कर, और टाइम को कांस्टेंट करने के बाद में नंबर ऑफ फोटॉन्स सेम यूनिट ऑफ टाइम में कितने नंबर ऑफ फोटॉन्स एक पर्टिकुलर एरिया पे पड़ रहे हैं उसको डायरेक्ट बोलते हैं इंटेंसिटी। जैसा आप देखें कि गर्मी का सीज़न है और ठंड का सीज़न है। गर्मी के सीज़न में आप 5 मिनट धूप में खड़े रहें और ठंडी के सीज़न में भी आप 5 मिनट धूप में खड़े रहें, टाइम दोनों में सेम था, लेकिन आपको ज़्यादा प्रॉब्लम किस में होगी, गर्मी के सीज़न में, क्योंकि भले से ड्यूरेशन सेम था लेकिन जो इंटेंसिटी थी, जो नंबर ऑफ फोटॉन्स उसी टाइम ड्यूरेशन में आपके ऊपर में गिर रहे थे, वो समर में ज़्यादा है और विंटर में
उसी टाइम ड्यूरेशन में जो नंबर ऑफ फोटॉन्स आपके ऊपर में गिर रहे थे वो कम है। इसी वजह से विंटर के समर के टाइम में वहाँ पे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास में इंटेंसिटी जो होता है वो कैसे रेट को कंट्रोल करता है। अब याद रखना कि जो ड्यूरेशन है, अगर हम सिर्फ टाइम की बात करें तो ये रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को कंट्रोल नहीं करता। अगर हम रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस की बात करें तो उसको ये कंट्रोल नहीं करता। रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस सेम रहेगा जब तक इंटेंसिटी सेम है। हाँ, जितना आप टाइम बढ़ाते जाओगे प्रोडक्शन इंक्रीज होगा। जितनी देर के लिए फोटोसिंथेसिस होगा, जितने टाइम के लिए लाइट उस पर पड़ रही होगी, तो उतना ज़्यादा प्रोडक्शन होता है। तो ड्यूरेशन कभी भी रेट को अफेक्ट नहीं करता है, लेकिन हाँ, ड्यूरेशन हमेशा टोटल प्रोडक्शन को अफेक्ट करता है। टोटल कितना ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल फोटोसिंथेसिस के दौरान बना उसको अफेक्ट करता है, टोटल प्रोडक्शन को अफेक्ट कर रहा होता है। इंटेंसिटी की बात करें तो यहाँ पे रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस अफेक्ट होता है। जो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस है, इंटेंसिटी उसको अफेक्ट करती है। क्वांटिटी तो हमने बता ही दिया, ये भी रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करता है। इसका मतलब एक तो इंटेंसिटी रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करती है, और क्वालिटी कलर ऑफ लाइट या फिर वेवलेंथ ऑफ लाइट भी फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट कर रहा होता है। अब क्वांटिटी कलर तो हमने पहले ही पढ़ लिया। यहाँ पे हमारा जो मेन टास्क होगा वो इंटेंसिटी के रेस्पेक्ट में फोटोसिंथेसिस किस तरह से अफेक्ट होता है उसको समझना। तो यहाँ पे हम लाइट इंटेंसिटी की बात करेंगे। लाइट इंटेंसिटी, जब लाइट इंटेंसिटी और फोटोसिंथेसिस रेट का एक प्लॉट बनाते हैं, वाई एक्सिस पे हम रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस रखते हैं, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, और एक्स एक्सिस पे लाइट की इंटेंसिटी को रखते हैं। ये जो ग्राफ आएगा वो कुछ इस तरह का आता है। ये यहां से टच होना है, इसको आगे बढ़ा देते हैं। ये तो इस तरह का कुछ ग्राफ हमारे पास में दिखाई पड़ता है। अब इस ग्राफ की चीज़ों को हम समझना है, हमें मेन तो इस ग्राफ को अंडरस्टैंड करना है। देखो, जब लाइट इंटेंसिटी बहुत कम है, यहाँ पे जब हम स्टार्टिंग में बात कर रहे हैं, लाइट इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा कम है, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं अपने ग्राफ में ए सेक्शन से। ए सेक्शन जो है यहाँ पे क्या है, लाइट इंटेंसिटी लो। जब लाइट इंटेंसिटी लो होती है तो इस टाइम पर लाइट एज अ लिमिटिंग फैक्टर काम कर रही है। लाइट इतनी कम है कि लाइट इस टाइम पर क्या है, अपनी मिनिमम वैल्यू पर है। और जो भी फैक्टर अपने मिनिमम वैल्यू पर होता है वो किसकी तरह बिहेव करने लगता है, एज अ लिमिटिंग फैक्टर। तो ए सेक्शन में, पूरे के पूरे ए सेक्शन में लाइट किसकी तरह बिहेव कर रही है, एज अ लिमिटिंग फैक्टर। और क्योंकि ये लिमिटिंग फैक्टर की तरह बिहेव कर रही है, तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस का जो रेट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा लाइट की इंटेंसिटी पे। वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किस पे, लाइट की इंटेंसिटी। और क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो कर्व कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन। आप यहाँ पर ध्यान से देख सकते हो कि ये जो कर्व आ रहा है इस वाले सेक्शन में वो बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन में दिखाई पड़ रहा है। इस पॉइंट पर आपको बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन दिखाई पड़ रही है। जब हम ए वाले सेक्शन से आगे बढ़ते हैं, जब हम ए वाले सेक्शन से आगे बढ़ते हैं तो वहां पे आपको दिखाई देगा बी सेक्शन। ये जो सेकंड सेक्शन है, दिस इज बी सेक्शन। हम बी सेक्शन के बारे में बात करते हैं। बी सेक्शन के अंदर भी जो लाइट की इंटेंसिटी और फोटोसिंथेसिस का रेट है वो साथ साथ बढ़ रहे हैं, पर इस टाइम पर डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी का साइन यहाँ पर आप नहीं लगा पाएंगे। लाइट इंटेंसिटी जैसे जैसे बढ़ती है, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी बढ़ रहा है, लेकिन क्या यहाँ पे डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी है, क्या यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ग्राफ आ रहा है? नहीं, यहाँ पे ग्राफ कर्व हो रहा है, नीचे की तरफ कर्व होता जा रहा है, उसका स्लोप कम होता जा रहा है। इसका मतलब बी सेक्शन में लाइट इंटेंसिटी
और फोटोसिंथेसिस के बीच में रिलेशन तो है, बट डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, बट नॉट डायरेक्ट रिलेशन। जैसे ही बी सेक्शन खत्म होता है, जिसको हम बोलेंगे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको बोलते हैं डी पॉइंट। आप अगर ध्यान से देखें तो बी पॉइंट पे जो लाइट का फोटोसिंथेसिस का रेट है, जो यहाँ पे बी पॉइंट के रिस्पेक्ट में फोटोसिंथेसिस का जो रेट है, ये मैक्सिमम रेट है। ग्राफ में देखें, क्या इसके बाद फोटोसिंथेसिस का रेट उस पर्टिकुलर लेवल से ऊपर जा रहा है? नहीं जा रहा है। तो ऐसा पॉइंट जहाँ पे फोटोसिंथेसिस का मैक्सिमम रेट अचीव हो चुका है, इस लाइट इंटेंसिटी को बोलते हैं सैचुरेशन पॉइंट। इस पर्टिकुलर लाइट इंटेंसिटी को क्या बोला जाता है? जहाँ पे रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस पहली बार मैक्सिमम हुआ है, इसको बोलते हैं सैचुरेशन पॉइंट। तो डी जो पॉइंट है, दिस इज सैचुरेशन पॉइंट। और सैचुरेशन पॉइंट किससे कॉरेस्पॉन्ड करता है? द मैक्सिमम रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस जहां पर अचीव हुआ है। बी सेक्शन के बाद में एक सी सेक्शन आता है। अभी सी सेक्शन को ध्यान से देखो, लाइट इंटेंसिटी तो हम यहाँ पर बढ़ा रहे हैं, एक्स एक्सिस पे आगे की तरफ मूव कर रहे हैं, पर क्या लाइट इंटेंसिटी बढ़ाने पर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी इंक्रीज हो रहा है? क्या वाई एक्सिस में कोई चेंज आ रहा है? नहीं। इसका मतलब सी सेक्शन के अंदर में जो लाइट है वो लिमिटिंग फैक्टर की तरह काम नहीं कर रही है। जो सी सेक्शन आया है वहां पे क्या है? लाइट जो है इज नॉट लिमिटिंग फैक्टर, इज नॉट अ लिमिटिंग फैक्टर। अगर लाइट लिमिटिंग फैक्टर है ही नहीं, तो क्या उसके चेंज होने से फोटोसिंथेसिस के रेट पर कोई भी फर्क आएगा? बिल्कुल फर्क नहीं आएगा। तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर सेक्शन में नॉट कंट्रोल रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, यहाँ पे वो फोटोसिंथेसिस के रेट को अफेक्ट नहीं कर रही। उल्टा यहाँ पे कोई दूसरा फैक्टर, जो सी सेक्शन है ना, यहाँ पे लाइट की बजाय कोई दूसरा फैक्टर लिमिटिंग फैक्टर की तरह बिहेव कर रहा है। जैसे कि मान लो CO2, सबसे इंपॉर्टेंट लिमिटिंग फैक्टर क्या है यहाँ पे? CO2। तो CO2 बिहेव्स एज लिमिटिंग फैक्टर। अच्छा, एक पॉइंट आने के बाद हम लोग लाइट इंटेंसिटी लगातार बढ़ाते जा रहे हैं, है ना? रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बढ़ नहीं रहा, वो स्टैटिक हो चुका है पूरे सी सेक्शन में। सी रीजन के अंदर पूरा वो स्टैटिक था, चेंज नहीं हुआ था। लेकिन एक पर्टिकुलर पॉइंट ऐसा भी तो आएगा ना, जब लाइट इंटेंसिटी ज़रूरत से ज़्यादा ही एक्सेस में हो जाएगी। तो उस पॉइंट पर जब लाइट इंटेंसिटी हाईली बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो उस पॉइंट के आगे अगर हम लाइट इंटेंसिटी को फर्दर इंक्रीज करते हैं, तो वहाँ पे फोटोसिंथेसिस बढ़ने की बजाय क्या होती है? डिक्रीज होने लगती है। फोटोसिंथेसिस क्या होने लगेगा? यहाँ पे बढ़ने की बजाय डिक्रीज होने लगेगा, जिसको मैं एफ सेक्शन से रिप्रेजेंट करूँगा। एनसीईआरटी में ये वाला पार्ट जो है वो डायग्राम में नहीं दिया हुआ है, टेक्स्ट में दिया हुआ है, लेकिन हम इसको डायग्राम में ही कवर करेंगे। एफ सेक्शन में बात करते हैं, इसको नीचे लिखते हैं, एफ सेक्शन में बात करते हैं। एफ सेक्शन के अंदर में लाइट इंटेंसिटी एट वेरी हाई रेंज, बहुत ज़्यादा रेंज में हो चुकी है। और इतनी ज़्यादा रेंज में होने की वजह से उस पर्टिकुलर सेक्शन में, एफ सेक्शन में, उस पर्टिकुलर रीजन में जो क्लोरोफिल है वो डैमेज होना स्टार्ट हो जाता है। एक बहुत हाई इंटेंसिटी पे क्लोरोफिल जो होता है ना, या फिर पिगमेंट मॉलिक्यूल्स, वो डैमेज होना स्टार्ट हो जाते हैं। और जब पिगमेंट मॉलिक्यूल्स डैमेज होना स्टार्ट हो जाएंगे, तो फोटोसिंथेसिस का रेट बढ़ने की बजाय अब घटने लग जाएगा। तो यहाँ पे क्या होता है कि पिगमेंट्स स्टार्ट टू गेट डैमेज्ड। यहाँ पे पिगमेंट्स क्या होते हैं? डैमेज होना स्टार्ट हो जाते हैं। ये एक पर्टिकुलर ग्राफ है लाइट इंटेंसिटी और फोटोसिंथेसिस के रेट का। ये ग्राफ सिर्फ लाइट इंटेंसिटी के लिए नहीं है,
ये जो पर्टिकुलर शेप हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है ना, ये आप फोटोसिंथेसिस के किसी भी फैक्टर के साथ प्लॉट कर लो। CO2 के साथ भी जब प्लॉट करोगे फोटोसिंथेसिस के रेट को, तो सेम यही कंडीशन, यही ग्राफ निकल करके आएगा। हाँ, उसकी वैल्यू चेंज हो सकती है, लेकिन ग्राफ का जो शेप होगा वो ऐसा ही रहता है। पहले जब लो वैल्यू रहती है तो वो लिमिटिंग फैक्टर की तरह काम करता है ए रीजन में। बी रीजन में वो लिमिटिंग फैक्टर की तरह काम कर रहा है, लेकिन अब दूसरे फैक्टर भी अपना इफेक्ट शो कर रहे हैं। सी रीजन में लिमिटिंग फैक्टर वो नहीं रह गया, जिसकी वजह से वो अपना इफेक्ट शो नहीं कर पा रहा, और एफ रीजन के अंदर में तो डैमेज होने लगा, एक एक्सेस कंसंट्रेशन में प्रेजेंट है। तो इसी तरह का ग्राफ आपको किसी भी उसमें मिल जाएगा। अब आते हैं लाइट किस पर्टिकुलर रेंज में लिमिटिंग फैक्टर की तरह काम करती है, किस पर्टिकुलर रेंज में वो लिमिटिंग फैक्टर की तरह काम नहीं करती। अगर हम यहाँ पे नेचुरल कंडीशंस की बात करें, नेचुरल कंडीशंस की बात करें, तो उस टाइम पे अगर टेरेस्ट्रियल प्लांट है, लाइट इज रेयरली अ लिमिटिंग फैक्टर। लाइट लिमिटिंग फैक्टर हो सकती है, पर किसी भी टेरेस्ट्रियल प्लांट के लिए लाइट जर्नली एज अ लिमिटिंग फैक्टर नहीं होती। बहुत रेयर है कि लाइट लिमिटिंग फैक्टर हो फॉर अ टेरेस्ट्रियल प्लांट। जो ज़मीन में मिलने वाले, ज़मीन में उगने वाले प्लांट्स हैं, उनके लिए लाइट जनरली लिमिटिंग नहीं होती, क्योंकि प्लांट को मैक्स टू मैक्स जो है ना, सैचुरेशन पॉइंट भी अगर हम बताएं, जो हमने डी पॉइंट बताया था जहां पे लाइट मैक्सिमम, लाइट की वजह से रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस मैक्सिमम हो चुका था, तो लाइट का जो सैचुरेशन पॉइंट होता है वो 10% पे होता है ऑफ फुल सनलाइट। जो फुल सनलाइट है उसके 10% पे सिर्फ लाइट का वैल्यू जो होती है वो सैचुरेट हो जाती है। अब इतनी कम लाइट की ज़रूरत पड़ने पर की वजह से ज़्यादातर जो टेरेस्ट्रियल प्लांट है उनको इतनी लाइट मिल जाती है। कुछ एक्सेप्शंस है, मान लो कोई ऐसा प्लांट है जो डेंस फॉरेस्ट में ग्रो कर रहा है, शेड में ग्रो कर रहा है, छाया में ग्रो कर रहा है, तो उस टाइम पर लाइट लिमिटिंग ऐसा हो सकता है। दूसरा लाइट लिमिटिंग हो सकती है एक्वेटिक प्लांट्स के लिए। जो पानी में मिलने वाले सबमर्ज्ड एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं, एक्वेटिक प्लांट्स, उनके लिए केस उल्टा हो जाता है। एक्वेटिक प्लांट्स के लिए लाइट जर्नली लिमिटिंग फैक्टर होती है, क्योंकि पानी के अंदर में सनलाइट ज़्यादा गहरे तक मूव नहीं कर सकती, ट्रैवल नहीं कर पाती, एक पर्टिकुलर डेप्थ तक ही सनलाइट एंटर करती है वाटर में। उसके नीचे जितने भी प्लांट्स हैं वो सारे किस में सर्वाइव करते हैं, लाइट की डेफिशिएंसी में। इसीलिए एक्वेटिक प्लांट्स के अंदर हमेशा पानी की कमी, सनलाइट की कमी बनी रहती है। ठीक है, तो ये दोनों कंडीशंस हैं कि टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक। सेकंड जो फैक्टर है, दिस इज एक्सटर्नल CO2 कॉन्सेंट्रेशन। सेकंड जो फैक्टर हम पढ़ने वाले हैं, दिस इज एक्सटर्नल CO2 कॉन्सेंट्रेशन। जो एक्सटर्नल CO2 कॉन्सेंट्रेशन है, ये प्लांट के फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करने वाला सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। अगर सारे फैक्टर्स को मिला दिया जाए तो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर क्या है, एक्सटर्नल CO2 कॉन्सेंट्रेशन। अच्छा, हमारे एटमॉस्फेयर में CO2 का कॉन्सेंट्रेशन है कितना? आपको मालूम होगा CO2 हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत कम है। कितनी कम है? अगर उसका कॉन्सेंट्रेशन देखें तो 0.03% से लेकर 0.04%। इन परसेंट वैल्यूज़ को आप अलग अलग क्वांटिटीज़ में स्विच कर सकते हैं। 300 पार्ट्स पर मिलियन टू 400 पार्ट्स पर मिलियन। इसको आप एक और वैल्यू में स्विच कर सकते हैं, 300 माइक्रो लीटर पर लीटर टू 400 माइक्रो लीटर पर लीटर। ये कुछ वैल्यूज़ हैं जिनमें आप इसको स्विच भी कर सकते हैं। ठीक है, सेम ही है, ये सारे आपस में सेम है और ये सारे आपस में सेम है। तो करंटली जो CO2 कॉन्सेंट्रेशन एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है अभी के टाइम पे, करंट वैल्यू वो कितनी है? इस लेवल में, इस रेंज में प्रेजेंट है।
लेकिन जो ज़्यादातर प्लांट्स की रिक्वायरमेंट के बेसिस पे अगर हम बात करें, जो हमारे अर्थ पर पाए जाने वाले प्लांट्स हैं ना, उनके रिक्वायरमेंट CO2 की थोड़ी सी ज़्यादा है। कितनी ज़्यादा है? अगर इस वैल्यू को इंक्रीज किया जाता है अप टू 0.05%, कहाँ तक बढ़ाया जाता है? अगर धीरे धीरे इसको बढ़ा करके 0.05% और 500 ppm और 500 माइक्रोलीटर पर लीटर, इस रेंज में अगर लाया जाता है, तो इस रेंज में लाते टाइम जो प्लांट्स हैं उनके लिए CO2 कॉन्सेंट्रेशन रेंज बेनिफिशियल है। अगर हम इतना CO2 को इंक्रीज किया जाए, एक्सटर्नल CO2 कॉन्सेंट्रेशन, तो ये प्लांट्स के लिए बेनिफिशियल है। जो प्लांट्स का रेट है फोटोसिंथेसिस का वो इंक्रीज होगा, यहाँ तक वो इंक्रीज करेगा। लेकिन अगर इससे ज़्यादा CO2 कॉन्सेंट्रेशन हो जाए, अगर इससे भी ज़्यादा CO2 कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा, तो CO2 जो है वो अपना टॉक्सिक इफेक्ट दिखाने लग जाता है। किसी भी मिनरल का, किसी भी न्यूट्रिएंट का ना एक पर्टिकुलर कंसेंट्रेशन होता है जिसके बाद वो टॉक्सिक इफेक्ट शो करने लगता है। तो यहाँ पर भी अगर 0.05% से ऊपर जाएगी चीज़ें, तो वहाँ पे उसका टॉक्सिक इफेक्ट दिखाई देने लगेगा। अब जो प्लांट्स हैं CO2 के रिक्वायरमेंट के रेस्पेक्ट में वो दो टाइप के होते हैं, C3 प्लांट और C4 प्लांट। जैसे हमने C3 साइकिल, C4 साइकिल पढ़ा था, तो उसमें बताया था कि भाई C4 प्लांट अपनी CO2 की रिक्वायरमेंट खुद से फुलफिल कर लेता है। उसके पास में इंटरनल CO2 एनरिचमेंट मैकेनिज्म होता है, जो कि C3 प्लांट के पास में तो होता नहीं है। इसी वजह से जो C3 प्लांट की रिक्वायरमेंट है CO2 की और जो C4 प्लांट की CO2 की रिक्वायरमेंट है वो एक दूसरे से अलग होती है। अगर हम C3 प्लांट की बात करें तो C3 प्लांट को ज़्यादा CO2 रिक्वायर्ड है। उसका जो सैचुरेशन पॉइंट आता है, अगर हम सैचुरेशन पॉइंट की बात करें तो 450 ppm, 450 ppm पे आता है, या फिर आप बोल सकते 0.045% पे आता है। जबकि C4 प्लांट्स का जो सैचुरेशन पॉइंट है वो सिर्फ 360 ppm और 0.036% पे आता है, क्योंकि C4 प्लांट्स के अंदर में अपने इंटरनल CO2 को बढ़ाने का एक मैकेनिज्म होता है जिसको बोलते हैं C4 साइकिल। अच्छा, अब ध्यान से देखना, हमारे एटमॉस्फेयर में CO2 का कॉन्सेंट्रेशन कितना है? 0.03 से या 300 to 400 ppm। अगर C4 प्लांट्स की बात करें तो जो करंट CO2 कॉन्सेंट्रेशन एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है वो C4 के लिए इनफ है। C4 तो अपने सैचुरेशन पॉइंट से ऊपर ही चल रहा है, तो जो करंट वैल्यू है CO2 के एटमॉस्फेयर में वो C4 प्लांट्स के लिए तो ठीक है, उनको CO2 कम ज़रूरत होती है। लेकिन अगर C3 प्लांट की बात करें तो यहाँ पे जो करंटली अवेलेबल जो एटमॉस्फेयर में अभी के टाइम पर CO2 प्रेजेंट है वो इनके लिए लिमिटिंग फैक्टर की तरह काम करता है। तो जितने भी C3 प्लांट्स हैं उनके लिए जो करंट CO2 लेवल है एटमॉस्फेयर में वो कैसे, किसकी तरह बिहेव करता है? एज अ लिमिटिंग फैक्टर, एज अ लिमिटिंग फैक्टर। आपको ये भी मालूम है कि हमारी धरती पर ज़्यादातर प्लांट C3 है। C4 तो एक स्पेशल अडेप्टेशन है जो कुछ पर्टिकुलर प्लांट स्पीसीज में, प्लांट ग्रुप में देखने को मिलता है। ज़्यादातर प्लांट कैसे हैं? C3। तो हम ये भी बोल सकते हैं ओवरऑल कि अगर C3 प्लांट्स जो कि धरती पर सबसे ज़्यादा हैं, अगर उनकी लिए CO2 लिमिटिंग है, तो प्लांट प्रोडक्शन के लिए प्रेजेंट टाइम में जो CO2 कॉन्सेंट्रेशन एटमॉस्फेयर में अवेलेबल है वो लिमिटिंग रेट पर, लिमिटिंग कंसंट्रेशन पे अवेलेबल है। उसको बढ़ाया जाने पर या उसके जब अगर वो बढ़ेगा तो प्लांट्स के प्रोडक्शन में इंक्रीज देखने को मिलेगा। ये सेम सिचुएशन हम अप्लाई करते हैं ग्रीन हाउसेज में। ग्रीन हाउस एक आर्टिफिशियल सेटअप होता है जहाँ पे हम कुछ पर्टिकुलर क्रॉप्स को आइडियल कंडीशन में ग्रो करते हैं। ग्रीन हाउसेज में जब हम C3 प्लांट को ग्रो करेंगे, जब हम C3 प्लांट्स को ग्रो करेंगे तो एक सिचुएशन हम क्या करते हैं, CO2 कॉन्सेंट्रेशन को इंक्रीज कर देते हैं, क्योंकि एटमॉस्फेयर में तो इतना CO2 है नहीं। तो अगर आर्टिफिशियली हम एक छोटे से सेटअप में CO2 कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज कर देते हैं
तो C3 प्लांट का कंसंट्रेशन अपने आप में इंक्रीज होगा। ऐसा हम करते हैं टमाटर के साथ, बेल पेपर के साथ, एटसेट्रा। तो बहुत सारी ऐसी क्रॉप हैं जिनको हम इस तरह से ग्रो करते हैं, CO2 कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करके ग्रो कर रहे हो। ये हो गया हमारा सेकंड फैक्टर, CO2 फैक्टर। अच्छा, अगर इसका ग्राफ बनाने का आएगा तो बिल्कुल सेम ग्राफ आएगा, आपको ग्राफ में कंफ्यूज नहीं होना, ग्राफ बिल्कुल सेम रहेगा। ये यहां तक वो लाइन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसके बाद सैचुरेशन पॉइंट आ जाता है यहाँ पे, और एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन के बाद में डिक्रीज होने लगता है। तो ग्राफ सेम ऐसा ही रहेगा, उसका शेप, वैल्यूज चेंज हो जाएंगी, CO2 की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है। जो नेक्स्ट फैक्टर है, थर्ड फैक्टर, दिस इज टेम्परेचर। अलग अलग प्लांट्स को अलग अलग ऑप्टिमम टेम्परेचर में सर्वाइव करने के लिए वो अडेप्टेड होते हैं। जिस टेम्परेचर में वो अडेप्टेड होता है वही उसका ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है। जब प्लांट अपने ऑप्टिमम टेम्परेचर में सर्वाइव करेगा तो उसका फोटोसिंथेसिस रेट इंक्रीज होगा, और जब प्लांट अपने ऑप्टिमम टेम्परेचर से कम या ज़्यादा टेम्परेचर में प्रेजेंट होगा तो उसका फोटोसिंथेसिस का रेट क्या होगा, डिक्रीज होगा। प्लांट का जो ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है वो किस पे डिपेंड करता है, उसके नेचुरल हैबिटाट पे। किसी भी प्लांट का जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है, ऑप्टिमम टेम्परेचर, वो किस पे डिपेंड करता है, उसके नेचुरल हैबिटाट पे। वो नेचुरली किस तरह के एरिया में ग्रो किया हुआ है, किस तरह के एरिया में इवोल्व किया है, किस तरह के एरिया में अडेप्टेड है, उस पर डिपेंड करता है। मान लो एक ट्रॉपिकल प्लांट है जो ट्रॉपिक्स में पाया जाता है, और एक टेम्परेट प्लांट है जो टेम्परेट सिचुएशन में पाया जाता है। इन दोनों प्लांट्स में टेम्परेचर ऑप्टिमम ज़्यादा किसका होगा, ट्रॉपिकल वाले का। ट्रॉपिकल एरियाज़ में तो प्लांट वैसे ही गर्म एरियाज़ में मिलते हैं, टेम्परेचर ज़्यादा होता है, तो यहाँ पे मिलने वाले प्लांट्स का टेम्परेचर ऑप्टिमम ज़्यादा है एज कम्पेयर टू टेम्परेट एरियाज़ में मिलने वाले प्लांट्स। प्लांट के टाइप पर भी चीज़ें डिपेंड करती हैं। अगर हमारे पास में बात करें हम प्लांट के टाइप्स में, तो दो तरह के मेन प्लांट्स हैं, C3 और C4। जब हमने C3 साइकिल समझाई थी, C4 साइकिल की बात की थी, तो वहाँ पे एक और पॉइंट था कि C4 प्लांट्स टेम्परेचर को हैंडल करने में, या टेम्परेचर, हायर टेम्परेचर को हैंडल करने में ज़्यादा बेटर होते हैं। C4 प्लांट्स का जो ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है वो हायर साइड पे होता है एज कम्पेयर टू C3 प्लांट्स। तो अगर इन दोनों में देखा जाए तो C4 प्लांट्स का ऑप्टिमम टेम्परेचर ज़्यादा होता है C3 के कंपैरिजन में। C3 का 25 से 30 डिग्री सेल्सियस ऑप्टिमम होता है, वहीं पे C4 का 30 से 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ऑप्टिमम होता है। तो ये प्लांट के टाइप और प्लांट के हैबिटाट पे डिपेंड करता है। टेम्परेचर का इफेक्ट प्लांट फोटोसिंथेसिस पे होता किस तरह से? टेम्परेचर डायरेक्टली फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट नहीं करती। टेम्परेचर जो है वो किसको अफेक्ट करता है, एंजाइम की एक्टिविटी को, या फिर एंजाइम के रेट को, और इसके थ्रू ये फोटोसिंथेसिस के रेट को अफेक्ट कर रहा है। टेम्परेचर किसको अफेक्ट करता है, एंजाइम के रेट को। भाई आपने तो देखा होगा कि टेम्परेचर, किसी भी एंजाइम के वर्क करने के लिए टेम्परेचर इंपॉर्टेंट है। उनमें ऐसा कुछ ग्राफ आता है, बेल शेप का ग्राफ, जिसमें सबसे ज़्यादा एक्टिविटी दिखाई पड़ती है तो छोटे से रेंज ऑफ टेम्परेचर जिसको बोलते हैं ऑप्टिमम टेम्परेचर, उसके पीछे भी कम एक्टिविटी होती है और उसके आगे भी कम एक्टिविटी होती है। तो अगर टेम्परेचर एंजाइम को अफेक्ट कर रहा है तो फोटोसिंथेसिस को भी अफेक्ट कर रहा है। इसमें हमारे पास फोटोसिंथेसिस के दो सेक्शन होते हैं, एक लाइट रिएक्शन और एक डार्क रिएक्शन। इन दोनों में से फोटोसिंथेसिस, लाइट टेम्परेचर जो है वो डार्क रिएक्शन को ज़्यादा अफेक्ट करता है, क्योंकि डार्क रिएक्शन में एंजाइमेटिक रिएक्शन होती है। लेकिन लाइट रिएक्शन तो फिजिकल प्रोसेस है, जिसमें सनलाइट आती है और उसको ATP और NADPH2 में कन्वर्ट कर दिया जाता है। वहाँ पे बहुत सारे एंजाइम की रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो फोटोसिंथेसिस में भी देखें तो डार्क रिएक्शन लाइट के थ्रू ज़्यादा अफेक्ट होती है एज कम्पेयर टू लाइट रिएक्शन।
लास्ट हमारे पास में एक्सटर्नल फैक्टर है वाटर, फोर्थ है वाटर, पानी। जो वाटर है वो प्लांट की बॉडी के पूरे मेटाबॉलिज्म को अफेक्ट करता है ना, फोटोसिंथेसिस को भी अफेक्ट करता है। लेकिन वाटर फोटोसिंथेसिस को डायरेक्टली अफेक्ट करने की बजाय वो इनडायरेक्टली अफेक्ट करता है। जो वाटर है वो पहले प्लांट के मेटाबॉलिज्म को अफेक्ट करता है, और प्लांट के मेटाबॉलिज्म के अफेक्ट करने की वजह से जो फोटोसिंथेसिस का रेट है वो चेंज हो जाता है। तो वाटर का जो इफेक्ट है या अफेक्ट है इनडायरेक्ट है अपॉन प्लांट मेटाबॉलिज्म। ये किसको अफेक्ट कर रहा होता है? मेनली प्लांट के मेटाबॉलिज्म को अफेक्ट कर रहा होता है। जैसे एक एग्जांपल देते हैं, हमारे पास में एक पत्ता है, हमारे पास में पत्ता है, और अगर इसमें वाटर लेस है, भाई वाटर बहुत कम है, तो इसमें क्या होगा? विल्टिंग हो जाएगी। प्लांट लीफ क्या होता है? सिकुड़ जाता है। प्लांट लीफ सिकुड़ने लगता है, मुड़ने लगता है। अगर प्लांट लीफ मुड़ जाएगा, विल्ट हो जाएगा, जिसको हम विल्टिंग भी बोलते हैं, तो उसकी वजह से जो सरफेस एरिया सनलाइट के लिए अवेलेबल था प्लांट पत्तों में, क्या वो उतना ज़्यादा अवेलेबल हो पाएगा? नहीं। तो क्या सनलाइट कम पड़ेगी? बिल्कुल। और उसकी वजह से फोटोसिंथेसिस अफेक्ट होना ही है। वाटर का स्टेटस प्लांट के मेटाबॉलिज्म रेट को भी तो अफेक्ट करता है। ये अगर वाटर कम है तो जो मेटाबॉलिक रेट है वो क्या हो जाएगा? लेस। और जब मेटाबॉलिक रेट ही कम हो जाएगा तो फिर फोटोसिंथेसिस तो अफेक्ट होना ही है। तो इस तरह से वाटर जो है वो इनडायरेक्टली फोटोसिंथेसिस के रेट को कंट्रोल अफेक्ट कर रहा होता है। तो यहाँ पे हमने सारे फैक्टर्स पढ़ लिए जो फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट कर रहा होता है।